हाय एवरीवन, दिस इज नेहा वर्मा। और इस साल मैंने SBI PO, IBPS PO, RRB PO एंड IBPS SO एग्जाम क्लियर किया है। और आज मैं अपने स्ट्रैटेजी सेशंस में लेके आई हूँ आपके लिए रीजनिंग की वीडियो कि मेंस में हम कैसे रीजनिंग सेक्शन को टैकल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने रीजनिंग में प्रीलिम्स के लिए वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे मेंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को टॉपिक्स का ही आइडिया नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हमारी रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। इसके बाद कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते अपने मेंस एग्जाम में, हमें सिलेक्टिव ही अटेम्प्ट करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उनको सिलेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के एंड में मेरे साथ बने रहिएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हम रीजनिंग के मेंस के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर कोई निकाल ही लेता है, लेकिन मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसका आइडिया हमें होना चाहिए। तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं मेंस एग्जाम में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा लगता है मुझे वो रहते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये काफ़ी डुएबल होते हैं और मोस्टली हर कोई इसे अटेम्प्ट कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर तो डेफिनेटली आप काफ़ी क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी डुएबल होता है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, सिलोगिज्म के, इनइक्वालिटी के, ब्लड रिलेशन के। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में जो लेवल आता है उससे काफ़ी एडवांस लेवल हमारा मेंस एग्जाम में आता है इसका। तो आपको इसको अलग से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स में आपने जितना इसको प्रिपेयर किया है उसी के और एडवांस क्वेश्चंस आप साथ के साथ ही प्रिपेयर करते रहें, ताकि आपको मेंस में इसके लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। इसके बाद हमारा आता है इनपुट आउटपुट। ये एक नया टॉपिक हमारा एडिशन में रहता है जो हमारे मेंस एग्जाम में ही आता है। इन जनरल प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो टेस्ट सीरीज खरीदते हैं उनके मॉक टेस्ट में आपको कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप इनकी पहले से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गई चीज़ें तो आप काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद हमारी एडवांस कोडिंग आती है, जैसे चाइनीज़ कोडिंग आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलती है, उसी का थोड़ा हायर वर्जन हमें मेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। वो थोड़ा अलग फॉर्म में हो जाता है, सिर्फ चाइनीज़ कोडिंग नहीं आती, कुछ भी वो कोडिंग में बना के दे सकते हैं आपको। लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो इस तरीके से उसका वेरिएशन होता है इसके अंदर। इसके बाद पजल्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे कि हाई लेवल कैसी पजल्स होती हैं, आप प्रीलिम्स एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसी का अगर आपने हायर वर्जन कहीं भी देखा होगा तो वो आपकी सारी हाई लेवल की पजल्स आती हैं। इसके बाद एक ये नया टॉपिक भी हमारा एडिशन में रहता है, क्रिटिकल रीजनिंग का। इसमें क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के, कुछ इन्फरेंसेस ड्रॉ करने होते हैं आपको कि ये आपका वैलिड है या नहीं, या ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, इस तरीके से। कुछ कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कॉज एंड इफेक्ट के होते हैं, और एक तो थोड़ी और वेरिएशन और भी बन जाती है। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये हर किसी से अटेम्प्ट नहीं होता। तो इसको अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग है एंड आपको क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके देखें, इसकी 1-2 कंसेप्ट वीडियोस देखें, वहाँ देख के अगर आपको लग रहा है कि आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो ही इस पे फोकस कीजिए, नहीं तो आप ये वाले टॉपिक को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैंने जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए तब भी देखा था, और जब बाद में भी मैंने एक्चुअल एग्जाम में देखा तो इसके जो क्वेश्चंस है ना काफ़ी लेंथी आते हैं। वो इतने ज़्यादा लेंथी से होते हैं कि एक पूरे पेज पे आपको मतलब आधा पेज तो लगभग क्वेश्चन से भरा हुआ दिखता है इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी वो स्टेटमेंट्स देते हैं एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। बहुत आसपास ही लगता है जैसे दोनों ऑप्शंस काफ़ी क्लोज क्लोज से हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये वाला टॉपिक काफ़ी हद तक छोड़ा ही हुआ था अपने एग्जाम के लिए,
हालांकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो मैंने हर टॉपिक की थी, कंप्लीटली स्किप मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इस पे कम फोकस किया था मैंने। और अपने शायद एग्जाम में मैंने मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, अगर मैं SBI PO या IBPS PO की बात करूं। हालांकि RRB PO में इसके क्वेश्चंस मुझे कंपैरेटिवली इजी लगे थे, तो वहां मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस किए थे 40 आउट ऑफ 40। तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी वहां कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, वहां मुझे वो इजी लगे तो मैंने कर लिए। इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इनके जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्या रहता है। और अगर आपको एग्जाम में लगे कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए, वरना इसको आप डायरेक्टली स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि किन किन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, मेरी तरफ से ये काफ़ी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट चीज़ में रहेगा। इसके काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं और आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपके पास 3 स्टेटमेंट लिख देंगे A B C करके, यहाँ कुछ लिखा होगा आपके लिए, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, और आपके ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइन होंगे कि तीनों स्टेटमेंट हमें चाहिए कि A एंड B से सिर्फ हमारा आंसर निकल सकता है, B एंड C से निकल सकता है, या फिर सारी स्टेटमेंट से आप इंडिविजुअल भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप जनरली ऑप्शंस के साथ देख के करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे अगर आपके ऑप्शन में लिखा है कि B एंड C स्टेटमेंट से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में एक बता रखा होगा कि ठीक है हमें इसकी एज निकालनी है, कुछ कुछ भी आपको दे रखा होगा उस हिसाब से, तो आप ऑप्शन से करना शुरू कीजिए इन क्वेश्चंस को। जैसे सपोज आपको B एंड C दे रखा है, नेक्स्ट में उसने लिख दिया A एंड C से हम कर सकते हैं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग उसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि B एंड C से आपका पहले ही आंसर निकल गया, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाइए, आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से रहता है ये। इसके बाद हमारे यहाँ पे एडवांस सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, ये गलती से आ गया यहाँ पे। एडवांस सिलोगिज्म के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके अंदर वो बेसिकली क्या करता है, जैसे आप पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, आप उसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि ऐसे ऐसे बन रहा है। इस बार वो उल्टा कर देगा, आपको स्टेटमेंट्स की जगह वो कंक्लूजन्स देगा। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलती है, उनसे कंक्लूजन्स वो बोलते हैं कि आपको ड्रॉ करने हैं और फिर बताने की कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंक्लूजन्स दे देंगे वो, और उससे आपको स्टेटमेंट डिराइव करनी होगी। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है, आपको हर स्टेटमेंट वेरीफाई करके देखनी कि ये मेरी सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो इसको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑप्शन से ही करके देखिए, तो आपके जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा आता है एडवांस इनइक्वालिटी। इसमें इनइक्वालिटी क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं, वो कोडेड फॉर्म में देना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज उसने मल्टीप्लाई के सिंबल को बोल दिया कि उसने रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, या यहाँ पे P लिख देगा उसको बोलेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ K लिख देगा उसको बोलेगा लेस देन इक्वल टू है। कुछ इस तरीके से वो आपको बनाकर देता है इसके अंदर। तो इसको एक करने का मेथड मैं ऐसे करके सॉल्व करती हूँ। यहाँ मैंने इक्वल टू ले लिया, यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ ग्रेटर देन। इसमें जैसे ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, और जो इधर वाले 3 होते हैं इसको हम एक ही फैमिली के मेंबर्स ले लेते हैं। और जब इनमें प्रायोरिटी की बात आती है तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसकी लोवेस्ट है, इसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी, और इसकी यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी। तो अगर आपने कभी ऐसे लिखा है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इक्वल टू C, और आपको A और C में रिलेशन डिटरमाइन करना है, तो इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ हाईएस्ट है उससे कम, और ये लोएस्ट आ गया। तो अगर A और C में आपको रिलेशन बताना है तो आप लिखेंगे A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, ये आपका वैलिड रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको अपोजिट फैमिली के मेंबर्स मिल रहे हैं, जैसे एक तरफ ये लिखा है दूसरी तरफ ये आ गया, तो उसमें हमारा आंसर होता है C एंड D। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे टैकल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस ब्लड रिलेशंस। इसके अंदर वो क्या करता है, आपको रिलेशंस जो है वो सीधे सीधे ना देके थोड़े कोडेड फॉर्म में रखता है। अब वो कोडेड फॉर्म में कैसे हो सकते हैं, लेट्स सपोज उसने लिखा P एंड Q, और यहाँ उसने एंड का मतलब बोल दिया कि P इज सन ऑफ Q, इस तरीके से लिख देगा। नेक्स्ट वो एंड की जगह आपको मान लो डॉलर दे देगा और यहाँ लिख देगा वो उसकी मदर बन जाती है, P इज मदर ऑफ Q। यहाँ पे वो वेरिएशन भी कर देते हैं, कई बार यहाँ पे पहले क्यू लिख देते हैं, यहाँ आपका लेट्स सपोज P परसेंटेज Q लिखा है और यहाँ ऐसे लिख देंगे Q इज सिस्टर ऑफ P।
तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो यहाँ पे पहले और आखिरी में क्या चीज़ लिखी है, इस तरीके से रहते हैं इसके क्वेश्चंस, और वो आपको ऑप्शंस भी दे देंगे कि R परसेंटेज S डिवाइडेड बाय Q इंटू पी, और आपसे पूछेगा कि आर और पी में क्या रिलेशन है, या और आपको थोड़ा और कोडेड फॉर्म में देके कुछ और चीज़ें पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ये भी मुझे काफ़ी हद तक इजी लगते हैं, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि डेफिनेटली अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मार्क्स दिला के जाते हैं। एंड कई बार ये वाले जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं इस तरीके के, ये आपके SBI PO में 2 मार्क्स, IBPS PO में 2 मार्क्स के भी आते हैं। तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका कम टाइम लग के आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके बाद हमारे एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपकी काफ़ी इजी आते हैं, कुछ काफ़ी हाई लेवल के चले जाते हैं। तो अगर आपने जैसे चाइनीज़ कोडिंग की अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो उसमें आपको थोड़ा और हायर लेवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जहाँ वो सिंपल नंबर्स में ना खेल के लेटर्स में खेलने लग जाते हैं, कि आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख दिया, उसको किसी और तरीके से नेक्स्ट उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा बेसिक फॉर्म रहता है ये। अगर आपने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसी का आप थोड़ा सा बेसिक वर्जन एडवांस कोडिंग मान सकते हैं, आपके मेंस एग्जाम में आती है। तो अगर आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपके ये एडवांस कोडिंग के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। इसके बाद हमारा